नमस्कार, चुनावी पंच लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। और जैसा आप जानते हैं कि दूसरे दौर की तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान की तैयारी की बात कर रहा हूं दोस्तों। और कल पश्चिम बंगाल और असम में मतदान है, दूसरे दौर का मतदान। और इसके लिए खासकर नंदीग्राम जो है वो बैटल ग्राउंड बना हुआ है। आप सब जानते हैं कि क्यों नंदीग्राम बैटल ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन उससे पहले असम और पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में भी अब तैयारियां और खासकर चुनावी प्रचार जो है वो उसमें तेजी आ चुकी है। खासकर केरल में हमने देखा कि पहले राहुल गांधी पहुंचे, उसके बाद राहुल गांधी केरल से सीधे असम पहुंचे और इधर केरल पहुंच गई हैं राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। वहां उन्होंने कई रैलियों को संबोधित की है। और उसके अलावा इधर असम में अमित शाह भी थे और राहुल गांधी भी थे, तमाम लोग थे। तो आज बहुत कुछ है इस कार्यक्रम में दिखाने के लिए आपको। और उसके अलावा हम सीधे चलेंगे पश्चिम बंगाल भी। तो नंदीग्राम जो है वो हॉट सीट बना हुआ है। और नंदीग्राम में हॉट सीट इसलिए नंदीग्राम को कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। वो टीएमसी की मुखिया भी हैं और उनके सामने हैं टीएमसी से नए नवेले बीजेपी के हुए शुवेंदु अधिकारी। वो वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं और टीएमसी से ही थे, लेकिन अब ताल ठोक रही हैं एक तरफ ममता बनर्जी, तो उन्हें चुनौती दे रहे हैं शुवेंदु अधिकारी ने ही चुनौती देते हुए कहा था कि आप अगर ममता जी अगर आप आएंगी चुनाव लड़ने के लिए नंदीग्राम, तो मैं आपको 50,000 वोटों से हराऊंगा। नंदीग्राम को ये चुनौती स्वीकार हुई, ममता बनर्जी को ये चुनौती स्वीकार हुई और ममता बनर्जी सीधे शुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा से पहले ही वो पहुंच गई नंदीग्राम चुनाव लड़ने के लिए। दोस्तों, नंदीग्राम आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां से ममता बनर्जी के करियर की शुरुआत हुई है। खासकर जो पश्चिम बंगाल में 34 साल का जो गढ़ था टीएमसी के आने से पहले का, यानी कि वाम दलों का गढ़ जो कहा जाता था, और बुद्धदेव भट्टाचार्य वहां के मुख्यमंत्री होते थे, उन्हें हरा करके और 2011 में उस कुर्सी पर विराजमान हुई थी ममता बनर्जी। और पिछले 10 साल से ममता बनर्जी वहां हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ये भी देखना होगा। और साथ साथ ये जो हॉट सीट बना हुआ है उस पर क्या कुछ चल रहा है, क्या ममता बनर्जी हार जाएंगी, क्या वो जीतेंगी, ये तमाम सवाल जो हैं अभी बिल्कुल ईवीएम में कैद होने से पहले, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद होने से पहले, जिसका रिजल्ट आएगा 2 मई को, उससे पहले की शाम आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि कल 1 अप्रैल है और कल दूसरे फेज की वोटिंग में नंदीग्राम भी है। कल पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में मतदान होना है। इन 3 जिलों में से 30 सीटें हैं जहां मतदान है और उसमें से सबसे हॉट सीट नंदीग्राम है दोस्तों। तो नंदीग्राम की चर्चा, उसके अलावा ममता बनर्जी ने आज एक चिट्ठी लिखी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये चिट्ठी गैर भाजपा शासित राज्य नहीं, गैर भाजपाई दलों को चिट्ठी लिखी है, माफ करिए, गैर भाजपाई दलों के प्रमुखों को चिट्ठी लिखी गई है। और उसमें कांग्रेस की प्रमुख जो हैं सोनिया गांधी वो भी हैं और उसके अलावा कई नेता हैं, कई 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा क्या कारण है कि ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताना पड़ा एक रैली में, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो आज पूरा का पूरा हमारा ये एपिसोड जो है वो ममता बनर्जी और नंदीग्राम पर केंद्रित है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों जो अब तक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं हमारे खास मेहमान और हमारे साथी, खासकर
हमारे पॉलिटिकल एडिटर शेष नारायण सिंह, आपका स्वागत करता हूं शेष जी, और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय, आपका भी स्वागत करता हूं। और साथ साथ हमारे साथ बने हुए हैं कलकत्ता से, नंदीग्राम से चल के आज ही पहुंचे हैं कलकत्ता, हमारे साथी, हमारे संवाददाता अंशु रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंशु, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ चल रहा है नंदीग्राम में? आप क्या कुछ देख कर आए? पिछले 5 दिनों से आप नंदीग्राम में थे और आज लौटकर आप कलकत्ता आए हैं, शायद धर्मतल्ला में अभी आप हैं, और क्या कुछ आपने देखा नंदीग्राम में? जैसा कहा जा रहा है कि ये जो फाइट है काफी टफ फाइट कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जीतेंगी कि हारेंगी, या शुभेंदु जीतेंगे कि हारेंगे, ये अभी कहना कोई नहीं चाहता है, और इसका सब इंतजार कर रहे हैं 2 मई के रिजल्ट का। आपने क्या कुछ देखा है? जी जी जी, मैं राजीव जी, मैं कल ही नंदीग्राम, आज ही आया हूँ नंदीग्राम से। लेकिन जिस तरह से अगर नंदीग्राम की बात की जाए तो नंदीग्राम में कुल मिलाकर पोलराइजेशन है, और बीजेपी बहुत हद तक कोशिश की कि पोलराइज किया जाए, हिंदू और मुसलमान को बांट दिया जाए, जिसके लिए अमित शाह से लेकर नए नए नेता, अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती तक इसमें शामिल थे। कल जिस तरह से उनकी रैली हुई है उसमें साफ तौर पर देखने को मिला जो नारा लगाया जा रहा था। लेकिन वही ममता बनर्जी अपनी छोटी छोटी मतलब 10,000 15,000 लोगों की सभाएं कर रही हैं, लगातार 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर लोगों से मिल रही हैं, और उनकी स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत होती जा रही है। जो लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी फंसी हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। कुल मिलाकर ममता बनर्जी पूरी टक्कर में है वहां पर, और पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आई। जब ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं ये सीट जीतूंगी। हमारी तो अंशु, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपसे सवाल है, एक तरफ पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पिछले 2 दिनों से छोटे छोटे टुकड़ियों में और वो वहां रैलियां कर रही हैं, इससे उनकी स्थिति मजबूत हुई है। सवाल ये उठता है कि पोलराइजेशन में 2 पार्ट है, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। हिंदुओं की संख्या, जो हिंदू वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है, बशर्ते मुसलमान वोटर्स की संख्या लगभग 65,000 है। वहां पे 2,47,000 या कहें तो 2.5 लाख मतदाता है नंदीग्राम में। 2.5 लाख मतदाताओं में से लगभग 65,000 मतदाता मुस्लिम हैं, और उसके अलावा जो हिंदू, उसमें SC ST ये तमाम जातियों के लोग हैं, इनको अगर मिला दिया जाए तो जो बचे हुए लगभग 2 लाख मतदाताओं की बात करें, या 1,90,000 मतदाताओं की बात करें, या 1,85,000 मतदाताओं की बात करें, अगर 65,000 हटा देते हैं उसमें से, तो आप ये बताइए कि ओवरऑल जो मुसलमानों का क्या कहना है? वो वोटर्स किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वो एक मुश्त TMC की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, या हिंदू जो हैं वो टोटली बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, जिस तरह से बातें चल रही है कि हिंदू में पोलराइजेशन हुआ है, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। कल मैं जब ममता बनर्जी की रैली को कवर कर रहा था, और उसके बाद जब मैं गाँव में गया, ग्रामीण एरिया में, तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं, खास करके महिलाएं, वो ममता बनर्जी की साइड खड़ी दिख रही हैं कहीं ना कहीं। उनका कहना है कि वो ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगी। सबसे ज्यादा जो आदिवासी की बात की जा रही है, आदिवासी समाज की, वो भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय का वोट कहीं भी बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से बातें चल रही थी कि सीपीएम वहां वोट काटेगी और कुछ जो मुस्लिम कैंडिडेट है वहां पे वो वोट काटेंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लोग एक तरफ से ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ हिंदू जो महिलाएं हैं वो भी ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर, उनके रैलियों में भी भीड़ आ रही है महिलाओं की। और दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं लोगों से, तो वो खुद ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो भी उनको यहाँ पे कुछ मिला है वो ममता बनर्जी के कारण ही मिला है, इसलिए हम ममता बनर्जी के साथ हैं। तो पोलराइजेशन जो कहा जा रहा है, जो अब जो बनाया जा रहा है एक पोलराइजेशन का, जो कहा जा रहा है कि पूरा पोलराइजेशन हो रहा है हिंदुओं का, ऐसा कुछ है नहीं जमीन पर। कल मैं बता दूं कि कल 2 गांव में शुभेंदु अधिकारी को घुसने तक नहीं दिया गया था महिलाओं द्वारा, उसको रोकने वाली महिलाएं ही थी। तो आप सोच सकते हैं कि नंदीग्राम में क्या स्थिति होगी बीजेपी की। जिस तरह से अमित शाह कल अपना रोड शो कर रहे थे, उसमें उन्होंने जो नारा लगाया, उनके समर्थक जो नारा लगा रहे थे, वो पूरी तरीके से बांटने वाले, मतलब कि समाज को बांटने वाला नारा कहा जा सकता है। लोग वहां कह भी रहे हैं। और कुछ मैंने पॉलिटिकल जो एनालिसिस है, मतलब कि जो राजनीतिज्ञ हैं, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो भी यहाँ पे कहा जा रहा हो, लेकिन अंततः जीत CM ममता बनर्जी की ही होगी।
खैर ये अलग अलग एनालिसिस है, उसका दावा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं अंशु, लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि एक तरफ जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो एक मुश्त जा रही हैं, मुस्लिम एक मुश्त जो हैं वो जा रहे हैं टीएमसी के तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जिस प्रकार वहां पे ताल ठोकी हुई है, जिस प्रकार बीजेपी वहां लगातार आप देखिए कि थोड़ी सी दूरी पे, लेकिन उसी नंदीग्राम में तो नहीं, लेकिन मिदनापुर में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांथी पहुंचे थे, वहां से उन्होंने नंदीग्राम को साधने की कोशिश की। आप देखिए बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री योगी आदित्यनाथ, ऐसे तमाम नेता जो हैं वहां पहुंच चुके। कल एक 8 किलोमीटर लंबा रोड शो हमने देखा अमित शाह का, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो भी हमने देखा। तो ये तमाम रोड शो, जनसभाएं जितनी हुई हैं, इन सबको लेते हुए फिर बीजेपी जिस प्रकार वहां बिल्कुल ही एक पकड़ के साथ साथ और तमाम तरह से कोशिश कर रही है कि इस सीट को निकाल लिया जाए, क्योंकि इस सीट को अगर बीजेपी जीतती है तो एक मैसेज जाएगा पूरे के पूरे प्रदेश में। यह दावा है बीजेपी की तरफ से। आप एक बात कह रहे हैं, पोलराइजेशन हुआ है, जो शुरुआत में आपने जो बात रखी थी, लेकिन साथ साथ अंशु आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पोलराइज कराने में उतना सफल नहीं दिखाई दे रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी की सभा में जो कल जो खासकर हमने देखा, रोड शो जो हमने देखी, उसके अलावा जो जनसभाएं हुई हैं, दिन भर की सभाओं में आप थे भी, विजुअल्स भेजते रहे, खबरें भेजते रहे, उसमें जो भीड़ थी, ये भीड़ कहां से थी और जो एक अलग तरह से वहां पे उत्साह का माहौल था, ये कौन लोग थे? आपकी बातचीत तो हुई होगी, और जब आप गांव में जा रहे हैं, और एक सवाल जो और भी इसके साथ जोड़ दूं, एक तो ये भीड़ की बात, दूसरी बात, दो बातें और भी जोड़ दूं एक साथ, सवाल का आप जवाब दीजिए कि जो एक तूफान अभी आया था, अम्फान तूफान, उसका क्या रिफ्लेक्शन है? उसके लिए वहां के लोगों से आपकी बात हुई भी होगी, लोगों का क्या कहना है, उसमें क्या सरकार की तरफ से, यानी कि जो ममता सरकार है उसकी तरफ से मदद मिली? और दूसरा सवाल इसके साथ साथ मदद की जो है वो ये है कि जब लॉकडाउन का समय आया, उस समय क्या ममता सरकार की तरफ से नंदीग्राम में जो मदद मुहैया कराना चाहिए था वो मुहैया कराया गया, वैसी मदद मिली है? ये दो सवाल भी हैं, मदद का सवाल, लेकिन उससे पहले जो पोलराइजेशन की बात मैं कर रहा था, और खासकर वहां जो लोग आए हैं वो क्या कह रहे थे, शुभेंदु किस प्रकार दावा कर रहे हैं, ये आपने क्या देखा, ये बताइए। जी, मैं इसी पर बात करना चाह रहा था। पहले जो योगी आदित्यनाथ से मैं शुरू करना चाहूंगा। जब योगी आदित्यनाथ की सभा होती है तो उसके बाद लोग बोलते हैं वहां पे कि योगी आदित्यनाथ यहाँ का जो सद्भावना है, जो लोगों में एक समरसता है हिंदू मुसलमान में, उसको बांटने की कोशिश कर रहे थे। नंदीग्राम कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पे बटा नहीं, चाहे वो 2007 का आंदोलन रहा हो या उसके बाद जो परिस्थितियां रही हो, या फिर जिस समय ममता बनर्जी की सरकार बनी थी 2011 में, उस समय भी पूरा जो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके वो ममता बनर्जी के साथ खड़े थे। ये एक बात हुई योगी आदित्यनाथ के आने की बात। लेकिन जिस तरह से कल अमित शाह गए थे, उन्होंने जो भाषण दिया, जो कुछ कहा उन्होंने, वो बांटने की कोशिश तो थी जमीन पर, लेकिन वो नजर नहीं आया। और जो भीड़ की बात है, मैं बता दूं कि भीड़ बसों में भरकर लाई गई, जो कि नंदीग्राम से दूर, नंदीग्राम के बाहर से लाई गई थी वो भीड़। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे थे, उनकी रैली को सफल दिखाना था, एक मैसेज कन्वे करना था पूरे राज्य में कि देखिए अमित शाह की रैली में, शुभेंदु अधिकारी की रैली में कितनी भीड़ आई है। और उस भीड़ में ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए थे, जो बसों में भर भर कर लाया जा रहा था। मैं बता दूं आपको कि कल जब मैं कवर करने जा रहा था तो उस रैली शुरू हो चुकी थी उनकी, लेकिन फिर भी बसें आ रही थी पीछे से। ये होगी दूसरी बात। अब मैं आपके तीसरे बात का जवाब देता हूँ कि जो अम्फान तूफान आया था, अम्फान तूफान पर जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ममता बनर्जी की तरफ से तो हमें मदद भेजा गया, लेकिन उस समय यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी विधायक थे और जो टीएमसी के नीचे वाले नेता थे, उन्होंने हम तक मदद नहीं पहुंचने दी। जहां तक भी मदद पहुंची वो दीदी के कारण ही पहुंची। तो कुछ लोग नाराज थे, लेकिन वो नाराजगी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ है, न कि ममता दीदी के खिलाफ। और चौथी बात, जो कि लॉकडाउन के समय की बात हो रही है, तो लॉकडाउन के समय में दीदी नंदीग्राम के लिए स्पेशल पैकेज भी शायद भेजी थी। ऐसा लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें अनाज मिला फ्री में। उस समय जो अनाज दिया जा रहा था वो ज्यादा करके दिया जा रहा था और लोगों को पैसा भी मुहैया कराया गया। और उसी समय एक जो 3-4 योजनाएं थी ममता बनर्जी की, रूपोश्री, कन्याश्री, वो उससे पहले शुरू हो चुकी थी, उसका भी लाभ लोगों को मिला था। तो कुल मिलाकर लोग संतुष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन हाँ, पोलराइजेशन है, कुछ हद तक है। जो एक कट्टरवाद होता है वो देखने को मिल रहा था। जो वहाँ के कहा जाए ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कहा जाए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो वाले जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने पोलराइज कराने की कोशिश की और लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की
कि यहाँ पर जय श्री राम ही कहना होगा, तभी नंदीग्राम में कुछ होगा, नहीं तो मुसलमान यहाँ पर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। कुछ इस तरह से बातें हो रही है, लेकिन इसका असर होता दिख नहीं रहा। लोग वहाँ बोल रहे हैं कि हम ममता दीदी को जानते हैं, ममता दीदी के साथ हम सदियों से, पिछले 15-20 सालों से जुड़े हुए हैं, और 2007 के बाद लगातार ममता दीदी नंदीग्राम के संपर्क में रही। कहा, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि नंदीग्राम ममता दीदी नहीं गई, लेकिन 2007 के बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, जिसमें सभाएं हुई जिसमें कि ममता बनर्जी गई थी नंदीग्राम। और उसके बाद जिस तरह से कल धर्मेंद्र प्रधान, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिर आपको समय समय पर हम जोड़ते रहेंगे और तमाम जानकारियों से आप हमें, हमारे दर्शकों को अवगत कराते रहिए। अब सीधे चलूंगा शेष नारायण सिंह जी के पास, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को हाईकोर्ट का झटका। हाईकोर्ट से क्या झटका लगा है ये देखते हैं। हाईकोर्ट ने दी ऑपरेशन कमल की जांच को मंजूरी। आपको याद होगा ऑपरेशन कमल, जिसके तहत और इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और बीजेपी को की सरकार बनी थी ऑपरेशन कमल के सहारे कर्नाटक में। ये ब्रेकिंग हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के हुए थे इस्तीफे उस वक्त, जैसा कि बाद में हमने कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी देखा था दोस्तों। तो ये हाईकोर्ट से झटका है। हाईकोर्ट ने दी ऑपरेशन कमल की जांच की मंजूरी, और ये क्या जांच के बाद में पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। एफआईआर उस समय दर्ज कराया गया था, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे रद्द कराने की अर्जी दी गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होगी और जांच पूरी होगी, ये कहा है हाई कोर्ट ने। तो ये खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर आ रही है शेष जी। ये कर्नाटक से खबर है, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव, और उसमें भी सेकंड फेज में 30 सीटों पे मतदान कल पश्चिम बंगाल में। उसमें सबसे ज्यादा नजरें जो हैं टिकी हुई हैं नंदीग्राम पे। अभी अंशु रंजन जो हमारे संवाददाता हैं कलकत्ता पहुंच चुके हैं नंदीग्राम से वापस, वहां का सूरत हाल बता रहे थे। शेष जी, ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं जो कहा जा रहा है, आप भी लगातार परिचर्चा कर ही रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के। ममता बनर्जी, क्या आपको लगता है कि नंदीग्राम पहुंच करके, और पिछले 5 दिनों से वहीं डेरा डाले हुई हैं ममता बनर्जी, आज हालांकि वहां से निकल करके सिंगूर पहुंची हैं और वहां भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी फंस गई हैं, और जैसा बीजेपी चाह रही थी कि वो मुख्यमंत्री को, जो टीएमसी की न सिर्फ मुखिया हैं बल्कि स्टार प्रचारक भी हैं, अकेले स्टार प्रचारक हैं, उनको वहां बीजेपी ने ऐसा घेरा कि पिछला 3 से 4 दिन जो है वो दिन थे वो निकल गए, और दूसरे जो 30 सीटों के अलावा मतलब 29 सीटें जो बची हुई थी वहां पे बीजेपी को लीड लेने में आसानी हो जाएगी। और इसी कारण बीजेपी दावा कर रही है कि कल जो 30 सीटों का पे मतदान होना है उसमें से 26 सीटें वो जीतेगी। ओवरऑल आपको क्या लगता है शेष जी कि ममता बनर्जी नंदीग्राम जाकर के फंस चुकी हैं, घिर चुकी हैं? नहीं, ममता बनर्जी घेर नहीं चुकी हैं, और पिछले 30 सीट में 27 कहा था, इसमें 26 आप कह रहे हैं, तो 53 सीट तो इनकी ऐसे ही हो गई। जबकि पोल वगैरह में तो कुछ में तो 100 तक भी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये लोग कैसे करेंगे। बहरहाल वो सब तो बातें मजाक हो गई है। असली बात यह है कि ममता बनर्जी ने ये जो अपना पहलवान है, क्या नाम, शुभेंदु अधिकारी, इसने अमित शाह को ये भरोसा दिला दिया कि मैं नंदीग्राम का हीरो हूं और मैं ममता बनर्जी को हरा दूंगा। जबकि सही बात यह है कि वहां पे जो नंदीग्राम का लैंड एक्विजिशन के खिलाफ जो काम शुरू हुआ था, वहां एक शेख सूफियान नाम के नेता है, छोटे नेता है, पहले कांग्रेसी थे, बाद में ममता के साथ थे। तो शेख सूफियान ने वो आंदोलन शुरू किया था, और लेकिन ममता बनर्जी वहां पे इनको आगे करती नहीं। श्री शुभेंदु अधिकारी को, इनका पूरा परिवार उन्होंने राजनीतिक रूप से सेटल किया, और अब ये जब वहां, जाहिर है कि पावरफुल आदमी थे, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा हाथ दिया इन्होंने, क्योंकि ममता बनर्जी के रूट्स हैं, अब शेख सूफियान अभी भी उनके साथ हैं, तो ये तो एक फैक्टर है। जहां तक पोलराइजेशन की बात है, तो जितनी भी रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, पूरे के सारे, कभी आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि साहब वो औरतें तो सब उसको, कैंडिडेट को घुसने नहीं दे रही,
शुभेंदु अधिकारी को। अब यही शुभेंदु अधिकारी जो शेख सूफियान के सहारे 60-65 हजार जो मुसलमानों के वोट हैं, या बाकी भी हो, चूंकि आंदोलन के नेता रहे तो उनका प्रभाव हर उसमें है, वहां हिंदू मुस्लिम उतना साफ हुआ नहीं है। इस बार पूरी कोशिश की जा रही है, तो वो हुआ नहीं है। तो इसलिए वो गांव में अगर घुसने नहीं पा रहा है कैंडिडेट जी, चाहे जो भी कारण हो, तो ये एक लगता है कि वो अमित शाह को इस बात का पता है कि अमित शाह पर्सनली वहां पे जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और वो क्या नाम, वो अभिनय वाले जो महापुरुष हैं, श्री जो भी हैं, वो मृगया का एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, वो सारे लोग वहां पे जिस हिसाब से डटे हुए हैं, तो उससे तो लग रहा है कि ये लोग, इनको अंदाज है ममता बनर्जी जो है वो, अच्छा उनको फंसा देना, वहां लटका देना, क्योंकि जो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स है, राजनीति, उसमें कोई हीरो टाइप लोग कंपेयर नहीं करते। नंदीग्राम ममता बनर्जी का आंदोलन था, उन्होंने चलाया था, और वहां शुभेंदु अधिकारी रहते थे, उनके भाई, उनके चाचा, काका, पिता, पत्नी, सबको उन्होंने सेटल कर दिया ममता ने। तो वहां ममता का होना जरूरी नहीं है, ममता के हुए बिना भी उनकी कैंपेन चलती रहती है। तो 4-5 दिन अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह गई तो किसी भैंस खोल ली, ये सारी बातें हैं। बहरहाल स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, जो सांख्यिकीय हिसाब से अगर पोलराइजेशन की वजह से 60% हिंदूज वोट दे देते हैं इनको, शुभेंदु को, तो ममता हार जाएंगे। लेकिन अगर 60% से कम 50%, 40% ही हिंदू देंगे और मुसलमानों को दे ही रहे, तो फिर शुभेंदु अधिकारी जो है वो बेचारे, अगर सरकार बनी भी तो मंत्री भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमित शाह जो है, आप जानते हैं कि जो चुनाव हार जाते हैं, चाहे जितने करीबी हों, हमारे मित्र मनोज सिन्हा है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, राज्यसभा से लाके कांग्रेस में बना दिया जाता था, उन्होंने कहा नहीं, आप चलिए, हो गए। चुनाव हार के आए हुए आदमी को, तो इस वक्त ममता का तो मामला है, ममता की तो सरकार जाएगी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की तो पॉलिटिक्स जाएगी, क्योंकि ममता से उनको कुछ मिलना नहीं। और बीजेपी के लिए अगर वो चुनाव जीत के न दे पाए, ममता को न दे पाए, तो उनका हाल वही होगा जो माननीय क्या नाम उनका, सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो हुआ है, वो भी बहुत भारी नेता थे भाई, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे और आला कमान थे वो कांग्रेस के, और आज उनकी सीट जो है सबसे पीछे विराजती है, राज्यसभा में जो जगह मिली है, और मंत्री बनने के चक्कर में गए थे भी, सवा साल तो होने को है, मंत्री का नाम तो कहीं आया। तो इसलिए वहां पे बीजेपी में जो विजेता नहीं है उसके लिए स्पेस नहीं है, तो इसलिए इनको ज्यादा दांव पे उनकी ताकत है भाई। ममता बनर्जी की तो अगर हार गई और सरकार बन गई तो कहीं से और आ जाएंगी वो। यह हो सकता है कि वो राष्ट्रीय, अगर ममता बनर्जी जीत गई, तो मैं भविष्यवाणी करने चल रहा हूं, ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो वो, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तो शायद वो ना बनना चाहे, क्योंकि आज जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, अभी अमलेंदु या आगे भी बात आप करेंगे जी, बिल्कुल, तो उस चिट्ठी के जो उसका भावार्थ अलग है। तो कुल मिला के ममता बनर्जी की तो गद्दी दांव पे है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पूरे परिवार की दाल रोटी दांव पे लगी हुई है कि अगर ये हार गए तो अमित शाह जो है लूजर्स को मौका नहीं देते, यू हैव टू बी विनर। बिल्कुल। तो लेकिन अमलेंदु जी, आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता बनर्जी अगर मेरे सामने नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी तो मैं न सिर्फ 50,000 वोटों से हराऊंगा, और अगर वो नहीं हार पाई, अगर मैं नहीं हरा पाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हालांकि राजनीति में और चुनाव से पहले ऐसे दावे कई होते हैं जिसे जुमला बाद में करार दिया जाता है, और उन्हीं की पार्टी जिस पार्टी में अब जा चुके हैं। राजीव जी, नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो उनको नहीं हरा पाए तो राजनीति छोड़ना न छोड़ना उनका विकल्प नहीं होगा, वो धकिया के राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि उनको ममता की पार्टी में ठिकाना मिलेगा नहीं, और बीजेपी जो है लूजर्स को राजनीति नहीं करने देती। अगर आप जीतने की औकात रखते हैं तो आइए मैदान लीजिए। मोदी पूरे देश में जीतते हैं, कभी कोई चुनाव नहीं हारे, तो इसलिए मोदी है, और जो चुनाव बीच में हारते रहे वो लोग फिर पीछे जाते रहते हैं। इसलिए अगर वो हार गए तो राजनीति उनको छोड़ना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे फिर। बिल्कुल।
लेकिन अमलेंदु जी, एक तरफ जहां हम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में बीजेपी फंसा दी और ममता बनर्जी को अपने बहुमूल्य समय का 5 दिन देना पड़ा, अगर कल तक जोड़ लिया जाए तब 5 दिन देना पड़ा, और इसमें ममता फंसी हुई हैं, और खासकर इस वक्त जबकि अकेली स्टार प्रचारक हैं, उनके अलावा कई हैं लेकिन सबसे बड़ी मुखिया हैं अपनी पार्टी की, तो उनको उनकी डिमांड हर जगह ज़्यादा होगी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम शुभेंदु अधिकारी की बात करते हैं तो ये भी हमने देखा है, और जो वहाँ के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो सब बोलते भी हैं कि शुभेंदु अधिकारी जब से ममता बनर्जी के साथ रहे, नंदीग्राम का जो उनका एक एरिया रहा, खासकर उस आंदोलन में जिस प्रकार वो उभर करके आए, शुभेंदु अधिकारी के पिताजी, शुभेंदु अधिकारी के भाई, चचेरे भाई, तमाम लोग राजनीति में रहे, और ये सब मिल करके जो खानदान है, ये लगभग 60 से 65 सीटों पे इन लोगों का असर है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ममता बनर्जी को जो चैलेंज दिया शुभेंदु अधिकारी ने, तो ये अधिकार जो मतलब एक मिलना चाहिए था अधिकारी ब्रदर्स या अधिकारी सन्स, फादर्स एंड सन्स को, कि वो अलग अलग जगहों पे जाकर के और वोटों में मतलब अपने इसको मतदाताओं को लुभाते, लेकिन वो ना करके ये लोग पूरे के पूरे जो हैं, पूरा कुनबा अब आज की तारीख में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराने के लिए ये भी बैठ गए हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि वैसा वर्षा बिल्कुल कि न सिर्फ ममता बनर्जी नंदीग्राम में उनको बैठना पड़ा, और जैसा अभी शेष जी बोल भी रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर यहाँ हारती वो मात्र 1 सीट हारेंगी, और अगर टीएमसी जीत जाती है और सरकार बन जाती है टीएमसी की, तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं से फिर से या तो उपचुनाव में जीत के आ जाएंगी, या वहां भी एमएलसी की बात चल रही तो उससे आ जाएंगी। तो बहुत कुछ संभावनाएं हैं कि फिर से वो गद्दी पे बैठ सकती हैं अगर उनकी पार्टी आ जाए तो। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या एक तरफ से अधिकारी जो हैं यानी शुभेंदु अधिकारी वो नहीं फंसे हुए हैं और ज्यादा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त तमाम चैनल्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप देखें, सब लोग चर्चा यही कर रहे हैं कि वन साइडेड शुभेंदु अधिकारी वहां जीत रहे हैं और पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। लेकिन धरातल पे जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं, बाकी लोग बता रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं वो सब बता रहे हैं, वहां स्थिति तो बिल्कुल दूसरी लग रही है। आपको, आपके पास क्या खबर है और इसका विश्लेषण आप किस ढंग से करेंगे? देखिए, मीडिया की, चैनलों की तो आप बात छोड़ दीजिए, ये तो 2 मई की सुबह 11 बजे तक बीजेपी को जिताते रहेंगे और 11 बजे के बाद जो जीत रहा होगा उसको जिताएंगे। तो इनका ये हमेशा का चलन है, ये हमेशा यही करते हैं। तो सुबह 2 मई को सुबह 11 बजे तक चैनलों पे बीजेपी जीतती रहेगी, उसे कोई नहीं हरा सकता 2 मई को 11 बजे तक सुबह के। उसके बाद फिर जो है वो हारना जीतना सब शुरू होगा। लेकिन ये बात सही है कि ममता बनर्जी जो है वो आज यहाँ के नहीं घिर गई हैं, बल्कि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने वहां पूरी भाजपा को घेर दिया है। और आप देखिए कि एक ही दिन में अगर मिथुन चक्रवर्ती और अमित शाह से लेकर के तमाम बड़े नेताओं को वहां जो है वो रैलियां करनी पड़ रही हो, पदयात्राएं करनी पड़ रही हो, अपनी रोड शो करने पड़ रहे हो, शुभेंदु अधिकारी का पूरा कुनबा वहां हो, तो बंद के कौन रह गया वहां? मतलब असम का महत्वपूर्ण चुनाव बीच में छोड़ के अगर अमित शाह जो है वहां से भाग करके नंदीग्राम पहुंच रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का असम का फंसा हुआ चुनाव छोड़ के जो है अगर नंदीग्राम पहुंच रहा है, तो आप समझ लीजिए कि फंसा हुआ कौन है वहां कुल मिलाकर के। तो मुझे जो लगता है, और शेष जी की बात से मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूं कि शुभेंदु अधिकारी के सामने फिर कोई रास्ता बचेगा ही नहीं कि उन्हें राजनीति छोड़नी ही पड़ जाएगी। हालांकि ऐसा राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कहीं और भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि फिर बाहर विकल्प रह नहीं जाएगा। 3 ही तो वहां दल है। देखिए, कुल मिला के ममता बनर्जी है, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट है। तो लेफ्ट में तो भर्ती आसान है नहीं किसी की भी। वहां से तो जो एक बार चला जाता है तो उसकी वापसी नहीं होती है, तो शुभेंदु अधिकारी वहां कहां से आ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में हारने के बाद उनकी कोई फिर वहां भर्ती नहीं होगी। ममता बनर्जी के यहाँ से दुत्कारे जा चुके होंगे। तो ये कुल मिला के दूसरा जो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम जाने का निर्णय लिया, मुझे लगता है उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम जाकर लेफ्ट फ्रंट को भी उनका एक तरीके से काम किया कि लोगों को जो है वो नंदीग्राम के सिंगूर कांड में जो उलझाया दिखाया जाए कि ये लेफ्ट फ्रंट जो वही वाला है। तो जो मतलब ममता से लोग कट के जो लेफ्ट की तरफ जाने वाले थे, जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होने वाली थी, उसको किसी तरीके से रोका जाए। इसमें ममता बनर्जी जो मुझे लगता है कि शायद सफल हुई है वहां कुल मिलाकर के। और दूसरा जो है वो नंदीग्राम जाकर के उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को वहां घेर दिया
कि हम आपकी पिच पे नहीं खेलेंगे, आप हमारी पिच पे खेलेंगे। और आप देखिए हो यही रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो वो ममता की पिच पे जाकर के वहां खेल रही है कुल मिलाकर के जी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता है कि वहां स्थितियां जो है इतनी अच्छी हैं और इतनी एकदम जो है साफ हैं। मीडिया की बात छोड़ दी, मतलब मीडिया तो जो कहेगा वो कहेगा, हम लोग के जो संवाददाता वहां बता रहे हैं और जो लोगों की खबरें आ रही हैं वो भी ये। कल एक सज्जन से बात हो रही थी कलकत्ता में, तो वो कहते हैं अमित शाह तो जहाँ जाते हैं वहां 20,000 भाड़े के लोग साथ लेकर के चलते हैं। और नंदीग्राम में जो भीड़ थी वो भाड़े की भीड़ थी, जो हमारे की एक तरीके से कहा जाए अंशु रंजन जो हमारे संवाददाता थे वो भी एक तरीके से उसकी तस्दीक कर रहे थे कि लोग बाहर से लाए जा रहे थे। तो अगर मान लीजिए मतलब नंदीग्राम में या कहीं भी अमित शाह का रोड शो हो और भीड़ अगर नहीं जुटे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी वाली चीज होगी। तो उनकी रैलियों में तो भीड़ जुटाई ही जाएगी, कहीं से भी जुटाई जाए, चाहे यूपी से ले जाई जाए, कहीं से भी ले जाई जाए, मतलब वो ले जाई जाएगी। तो ये मतलब भीड़ जो है मुझे लगता है ये वो वोटों का पैमाना नहीं हो सकता कुल मिलाकर के। अमलेंदु जी, एक तरफ ना सिर्फ ममता बनर्जी अगर कह रहे हैं, अगर दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो हैं वो घिर गई हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी घिरी हुई है। और नंदीग्राम जो है वो बैटल ग्राउंड क्यों बना हुआ है, क्यों पूरी दुनिया की नजर नंदीग्राम पर टिकी हुई है। 2007 के बाद दोस्तों 2021 में हम नंदीग्राम को फिर से केंद्र में देख रहे हैं, दुनिया के केंद्र में देख रहे हैं, सेंटर पॉइंट में देख रहे हैं। तो उस समय एक आंदोलन के तहत नंदीग्राम सेंटर पॉइंट में था, और आज इस चुनाव भी एक दो आंदोलन जीवी कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, कि एक आंदोलन जीवी ममता बनर्जी और दूसरा आंदोलन जीवी उन्हीं की पार्टी का नया नवेला राजकुमार शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो आमने सामने है। तो ये है नंदीग्राम और